ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुनिए भारत की G20 अध्यक्षता, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल संवल और चर्चा का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज चर्चा के लिए सुर्खियों में हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकुल सनवाल जी। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल सनवाल जी, इस साल फरवरी में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक में खनन और जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों की बहाली, भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, समुद्री प्रदूषण, संसाधनों की अधिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में पर्यावरण की कितनी रक्षा जरूरी है और इस दिशा में हम कितने सफल हुए हैं? ये प्राकृतिक साधन है, इस पर अभी तक ध्यान किसी ने नहीं दिया था। विकसित देशों ने, जिन देशों पर उनने कब्जा किया था, जिनको कॉलोनाइज किया था, उनके यहाँ से ये प्राकृतिक साधन लेके आते थे, उनके दाम कम रखे, तो बहुत बड़ी मात्रा में इनका उनने उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत किया है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि क्योंकि उनकी आबादी 20-25% ही थी उस समय और उनने पूरे व्यापक क्षेत्र से इन साधनों को बटोर के अपने में प्रयोग किया है। अब जो अन्य लोग हैं, जब वो अपने को विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं तो वो अपने साधनों से ही बढ़ा रहे हैं। अब उन साधनों की कमी महसूस होने लग गई है। ये कमी इसलिए महसूस नहीं हुई है क्योंकि जो अब देश विकास कर रहे हैं उनने अपने ऊपर इसका प्रयोग किया था और अन्य लोगों ने प्रयोग किया था। तो जिस तरह से विकसित देशों ने इस समस्या को उठाया, उसमें उनके वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि जो अब देश ऊपर उभर रहे हैं और वो इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग करेंगे तो एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। इस तरह से चाहे हम क्लाइमेट चेंज को देखें या अन्य चीजों को देखें, 1972 से लेके इस दिशा पर काम चल रहा था। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात की घोषणा की कि नहीं, हमको ये देखना है कि प्रति व्यक्ति इन प्राकृतिक साधनों का किस तरह से उपयोग किया गया है, क्योंकि हमको ये नहीं देखना है कि किसने कब किया और आगे कौन करेगा इसका, पर प्रति व्यक्ति के ऊपर एक सीमा होनी चाहिए, एक आंकन होना चाहिए, ताकि हम उसको एक मापदंड बना के देखें कि कौन ज्यादा उपयोग कर रहा है, कौन कम उपयोग कर रहा है और कितने उपयोग करने की आवश्यकता है इन पदार्थों की, ताकि हमारा जीवन स्तर हर एक व्यक्ति का इस विश्व में ऊपर उठ जाए। इस बात का जो देश पहले विकास कर चुके थे उनने स्वागत नहीं किया, पर जो देश अब विकास कर रहे हैं और आगे करेंगे उस स्तर तक अपने को लाने के लिए उनने बहुत अच्छा स्वागत किया। तो इसका एक बड़ा भारी असर पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक नई दिशा की तरफ बात चिंतन होना शुरू हो गया है कि हमको अब ये देखना है कि किसने प्रति व्यक्ति के मापदंड को लेके किसने कितना प्रयोग किया, आगे कितना प्रयोग किया जा सकता है, किसको कम करना है, किसको किस तरह से परिवर्तित करना है, ताकि एक संतुलन बन जाए। और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक क्रांति के रूप में समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो ऐलान किया और वो हर बैठक में हर जगह मौका मिलता है इस बात को दोहराते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रहा है उस पर गौर करे और उस पर चिंता करे और देखे कि वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हम कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि अपने जीवन का स्तर गिराया जाए, वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से उपयोग हो रहा है और अगर दुरुपयोग हो रहा है उसको कम करिए या नई तकनीक के हिसाब से उस उपयोग को इस स्तर पर करिए कि सभी को इसका लाभ हो सके। इसी तरह मई में भूमि क्षरण को रोकने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और साथ ही नीली अर्थव्यवस्था को गति देने पर चर्चा हुई थी। इस पर चर्चा और अमल कितना जरूरी है, साथ ही श्रोताओं को समझाएं कि चक्रीय और नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है और इसका भारत के संदर्भ में क्या उपयोगिता है और हमने अब तक क्या क्या किए हैं। जो प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं वो उन्हीं का जवाब होता है कि जो समस्या हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसी का विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर वैज्ञानिक रूप से उसको देखते हैं और उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। तो भारत में G20 के संदर्भ में जिस तरह से व्यापक पैमाने में प्राकृतिक साधनों का उपयोग हो रहा है, प्रत्येक के ऊपर नजर डालने की आवश्यकता महसूस की है। अब जो आपने बात कही वो ये है कि जो भूमि है हमारी वो सही तरह से उपयोग में आ रही है या नहीं, और जल स्रोत भी सही तरह से उपयोग में आ रहे हैं नहीं, ये देखना है। क्योंकि प्राकृतिक साधन कई किस्म के हैं।
देश के लिए बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, जो एटमॉस्फेयर कहिए या हमारे ऊपरी क्षेत्र में असंतुलन बना रहे हैं। हर भूमि का, पानी का, उस पर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि जो देश अभी तक कृषि पर निर्भर है और धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, विकासशील होते जा रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा पैमाने में रखता है। विशेष रूप से जो आपने नील व्यवस्था की बात करी, पानी पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है भारतवर्ष को या अन्य देशों को कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक परिवर्तन सा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी की कमी होगी, पर जहां आज वर्षा हो रही है वहां वर्षा नहीं हो सकती है, कहीं और वर्षा हो सकती है, उसका समय बदल सकता है, उसका प्रयोग प्रकार बदल सकता है। तो हमको जल संचय करने की आवश्यकता करनी पड़ेगी एक नीति के रूप में। पुराने प्राचीन काल में भारतवर्ष में भी जो हमारी बड़ी बड़ी राज्य बने, उनने सबने जल संचय की योजना बनाई। कुओं पर निर्भर थे, तो जल संचय से ही कुओं में पानी आएगा। अब जब ब्रिटिश ने आकर, क्योंकि उनने नई क्रॉप्स की बात करी कि शुगर केन है या कॉटन है, तो उनने नहरों पर जोर दिया, जल संचय पर जोर नहीं दिया। पानी के प्रभाव को डाइवर्ट करना, जो नदियों का के ही उपयोग पर जोर दिया। अब शहर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, नदी के पानी की आवश्यकता शहरों में हो रही है। एक नया संतुलन इसमें भी लाने की जरूरत है कि जो वर्षा ऋतु का पानी है उसको हम संचय करें। तो जो संकेत भारत कर रहा है वो इसी रूप में कर रहा है कि भाई एक चीज, एक पदार्थ नहीं है, जो ये प्राकृतिक साधन है इसके कई स्वरूप हैं, ये आपस में मिलजुल कर एक संतुलन बनाते हैं। उस संतुलन को हमको बनाए रखना है, नहीं तो आगे चल के जीवन प्रणाली ही जोखिम में आ जाएगी। 2022-23 वर्ष के बीच मिशन लाइफ का उद्देश्य, जो कि आपने चर्चा भी की अभी, व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं को अपने दैनिक जीवन में सरल पर्यावरण को बनाना है, इसे अनुकूल बनाना है, इसे बेहतर करना है। थोड़ा ये बताएं कि पीएम मोदी के पंचामृत संकल्प क्या हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये लाइफ मिशन की बात की, उसका भी एक बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। उतना असर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। उनके जनजीवन का स्तर जो ऊपर उठा है, उसमें वेस्ट कहिए या पदार्थों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता है। ये आंका गया है कि जैसे मिसाल के रूप में अमेरिका में आधा खाना जो लोग खरीद के लाते हैं दुकानों से, वो फेंका जाता है। और इसी तरह से उनकी जो गाड़ियों की संख्या है, बिजली का उपयोग है या अन्य इस किस्म के प्रयोग हैं जिनको हम एक विकसित लाइफस्टाइल कहते हैं, उसमें सब में ये देखा गया है कि वही लाइफस्टाइल, वही स्तर कम उपयोग से भी संभव हो सकता है। जब प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि विकास न किया जाए या जो दैनिक जीवन की शैली है उसको हम प्रभाव करके उसको कम करें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ये देखे कि वो क्या किस चीज का उपयोग कर रहा है और उस मात्रा तक उपयोग करे जिस मात्रा तक उसकी दैनिक जीवन की स्तर ऊंचा रहे। मिसाल के रूप में देखिए कि हम एयर कंडीशनिंग चलाते हैं गर्मी में, हम किस टेम्परेचर पे रखें उसको, बहुत ठंडा करें और रात में कंबल ओढ़ के सोएं, या कम ठंडा करें और चादर ओढ़ के सोएं, या और भी कम ठंडा करें और बिना चादर के अच्छी नींद लें। तो ये एक मिसाल के रूप में है कि इस बात पर संकेत पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर देके किया। इसी का असर पंचामृत में आ रहा है कि अगर प्रत्येक भारत का नागरिक इस दृष्टिकोण से अपने दैनिक जीवन में रहेगा कि हमको प्राकृतिक प्रधानों का संचय करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, अपना जीवन का स्तर उठाना है, तो उसके साथ साथ वेस्ट भी नहीं करना है, तो वो देख रहे हैं कि अगर इस तरह से हमारा दैनिक जीवन होगा और हम विकास करेंगे, इस दिशा में विकास करेंगे, इस प्रकार से विकास करेंगे, तो हमको कोयले की जरूरत कम होगी, हम सौर ऊर्जा से काम चला सकते हैं, क्योंकि हमको बिजली की आवश्यकता कम होगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली का प्रयोग न करें, एयर कंडीशनिंग न लगाएं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेस्ट न करें, तो उससे हमको जो बिजली पैदा करते हैं उसकी कम जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि गाड़ियों की भी मात्रा हमको अब बिजली के इंजन की तरफ ले जाना है, ये नहीं कि हम उसको तेल के ऊपर निर्भर रहे, जो इसका 80% हम बाहर से लेते हैं। तो जब आप इन चीजों को सब मिला के देखेंगे तो ये बात सामने आती है कि ये जो हल निकलेगा इस प्राकृतिक समस्याओं का या प्राकृतिक साधनों का, वो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। शासन के हाथ में है कि शासन एक दिशा निर्धारित कर सकता है, एक मुहिम ऐसा बना सकता है कि जिसमें व्यक्ति अपना विकास भी करें, दुरुपयोग भी ना करें और देश को भी फायदा हो।
इन सब चीजों को मिला के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक विजन कही है या एक दिशा निर्धारित की है, उसका असर अवश्य होगा, दिखाई दे रहा है। और अन्य देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी का देश, जिसकी आबादी अब सबसे ज्यादा हो गई है विश्व में, वो किस तरह से अपना विकास कर रहा है और अपना विकास रुक रुक के नहीं कर रहा है। 7% की जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से इसी दृष्टिकोण को लेके, इसी विजन को लेके, इसी दिशा को लेके मुझे लगता है कि हम दिखा पाएंगे अपने को भी और विश्व को भी कि ये एक रास्ता होना चाहिए सभी के लिए। जी हाँ, इसका मतलब है कि देश में विकास कार्यों के साथ साथ आगामी 7 वर्षों में यानी कि 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। जी हाँ, और ये संभव होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा दैनिक जीवन में या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें उसका परिणाम ये होगा कि हम इन पदार्थों का कम उपयोग करेंगे, हम विकास करेंगे। विकास में कमी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि 7% का विकास हो रहा है, पर हम किस तरह से विकास कर रहे हैं उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उसका दिशा दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने और एक मापदंड रखा है कि हम इतना करेंगे और जो मुझे लग रहा है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अभी तक, हम इससे और अच्छा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिशा ही नहीं निर्धारित हुई है तो उसको कार्यान्वित भी किया है प्रधानमंत्री जी ने। जी हाँ, और 2030 तक हमारा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता भी हमने एक लक्ष्य किया है निर्धारित। इसमें हम कितना सफल हो रहे हैं? पूर्णतः सफल हो रहे हैं। इसलिए सफल हम हो रहे हैं कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं ऊर्जा उत्पादन का, उसके 2 पहलू होते हैं, एक उत्पादन, एक उसका उपयोग। अगर उपयोग थोड़ा सीमित रहेगा तो जो उत्पादन हो रहा है उसका प्रतिशत भी अपने आप बढ़ेगा अगर हम किसी और पदार्थ से तुलना करते हैं। तो इस बात का आकलन करके ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम इसका 1% इसको रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी मात्रा हम कम करेंगे, हम प्रतिशत कम करेंगे, क्योंकि हम इसका उपयोग भी कम करेंगे। अब इन दोनों को साथ मिलकर जब देखते हैं तो ये प्रतिशत की कमी संभव ही नहीं है, इससे और अच्छी होगी। जी, पर्यावरण की रक्षा में भारत दुनिया के सामने एक मिसाल है और इसी में जोड़ना चाहेंगे कि इथेनॉल का उपयोग पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। इसको लेकर क्या चुनौतियां सामने आ रही है और चुनौतियों के बावजूद हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, 80% हमारा तेल निर्यात होता है, गाड़ियों में डालते हैं। अब उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, घटते जाते हैं, सप्लाई की प्रॉब्लम है, मिलता नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्धारित की, उनने ये कहा कि 1% ऐसा आता है, 10 कहिए 15 या 20 तक हम इसका मिश्रण करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। समस्या इतनी ही आ रही है क्योंकि ये खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर होता है। तो ये देखने की आवश्यकता होगी कि खाद्य पदार्थों की कमी ना हो या जो चारा देते हैं जानवरों की आवश्यकता होती है उसमें कमी ना हो। तो नई तकनीक के हिसाब से और इसमें भी वेस्ट कम करके हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। पर अन्न उपयोग जो होता है, जो अनिवार्य भी है खाद्य के लिए, तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये संतुलन भी बनाना पड़ेगा और बनाया जा रहा है। हर प्रांत अपने हिसाब से देखकर संतुलन बना रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्यावरण के मसले में विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने नई दिशा जो दी है उसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये अनेक चीजों पर, अनेक पदार्थों पर, अनेक साधनों को लेके ये संतुलन बनाना है। और जब हम इन सब में कार्य करेंगे तो इनका जो टोटल होगा तो हमको एक नतीजा दिखाई अवश्य देगा। मुकुल सनवाल जी, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत आभार। अभी आप विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुन रहे थे भारत की G20 अध्यक्षता, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल संवल और चर्चा का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।